हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार आज विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अभी आज का जो टॉपिक है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से कब तक रहीं, उनमें कौन कौन से विकास कार्य किए गए, उनका उद्देश्य क्या था, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पीसीएस के दृष्टिकोण से, सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से। जो भी आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट करके उस पेज को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू साथ में पैरेलल चल रही है। तो जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। और चलिए शुरू करते हैं आज का 5 ईयर प्लान, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना क्या है, ये आवश्यकता क्यों पड़ी? पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक नियोजन के अंतर्गत किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को भारत के आर्थिक विकास का साधन माना गया। इसे रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था पंचवर्षीय योजनाओं का केंद्र बिंदु मानी जाती हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास को ध्यान में रखते हुए ही हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू की गई थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू की गई, और जो 12वीं और अंतिम परियोजना थी वो 2017 में खत्म हो गई। पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग से निर्धारित होती थी। योजना आयोग से इसका प्रारूप तैयार होता था। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक रही, इसमें कृषि विकास पर पूरा ध्यान दिया गया और सिंचाई पर ध्यान दिया गया। कृषि विकास के लिए जो संसाधन की जरूरत होती है उनकी पूर्ति कराई जाए, ये सभी चीज़ें इस पंचवर्षीय योजना में शामिल थी। इसमें इसके अंतर्गत 3 परियोजनाओं का जन्म हुआ। पहली भाखड़ा नागल परियोजना थी, जिससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल वहाँ पर उपलब्ध कराया गया, जो कि सतलज नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। दूसरी परियोजना आपकी दामोदर घाटी नदी परियोजना थी, जो कि दामोदर नदी पर बनी हुई है। और तीसरी जो आपकी हीराकुंड परियोजना थी वो आपकी महानदी पर बनी हुई है, जो उड़ीसा के लिए सहायक थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य कृषि का विकास करना था। कृषि का विकास तभी संभव था जब सिंचाई के पर्याप्त साधन संभव होते। सिंचाई के साधनों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना को स्थान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसी परियोजना है? बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो वहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी आपके आसनसोल से निकलती है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में एक धनबाद क्षेत्र है। और झारखंड का धनबाद क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का आसनसोल क्षेत्र की सीमा क्षेत्र से दामोदर नदी घाटी जो है वो दामोदर नदी जो है वहाँ से उसका ओरिजिन है। और झारखंड और पश्चिम बंगाल आपके जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित हैं। अब
प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं। इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश की कृषि पर विकास करना था। यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। इसी के साथ में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1956 से 1961 के बीच में रही, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य उद्योगों का विकास करना था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों को स्थापित किया गया। इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, दुर्भी। कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए थे? दुर्भी उद्योग स्थापित किए गए थे, या आप डीआरबी भी याद कर सकते हैं, डीआरबी या दुर्भी। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र था जो कि पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से इसी पंचवर्षीय योजना के तहत लोगों को उद्योगों के विकास के लिए ऋण देने पर जोर दिया गया तथा भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत निम्न में से किस औद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई? दुर्गा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र या बोकारो इस्पात संयंत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बोकारो इस्पात संयंत्र नहीं है, बाकी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई थी। इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच में थी। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के औद्योगिक विकास पर था। यह योजना भी सफल रही और इसमें 4.1% की वृद्धि दर हासिल की गई। अब इसी के साथ तीसरी परियोजना पर बात कर लेते हैं जो कि आपकी 1961 से 1966 के बीच में रही। तो पहली परियोजना 1951 से 1956 पर, वो, और दूसरी परियोजना आपकी 1956 से 1961, तीसरी आपकी 1961 से 1966 के बीच में रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस पंचवर्षीय योजना की असफलता का कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा था। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 के बीच में थी, ये पूरी तरीके से असफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1961 से 1966 के बीच में थी। इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना को क्या कहा जाता है? गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। चीन से युद्ध के कारण यह योजना फेल हो गई। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4 ही रही थी। इसके बाद में 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य उद्योग के विकास के लिए ऋण देना था। 1965 में एफसीआई भारतीय खाद्य निगम की स्थापना तथा कृषि कीमत आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य फसलों का मूल्य निर्धारित करना था। वर्तमान में इसे कृषि कीमत मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल को खरीदती है। इसका उद्देश्य कृषि के सभी क्षेत्रों को समानता के साथ विकसित करना होता है। उसके बाद में एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। पहली जो थी पंचवर्षीय योजना वह 1951 से 56 के बीच में थी। दूसरी 1956 से 1961 के बीच में थी। तीसरी आपकी 1961 से 1966 के बीच में थी। और इसी में 1966 से 1969 आपका प्लान हॉलीडे यानी योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है।
1966 से 1969 प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1967 में हरित क्रांति हुई। अब योजना अवकाश क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक का समय योजना अवकाश कहलाया, क्योंकि इस समय किसी भी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया और इसी के अंदर 1967 में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की क्षमता की वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा विकास गेहूं की फसल को और फिर चावल की फसल को, फिर दलहन को स्थान दिया गया, जबकि तिलहन की फसल पर नकारात्मक वृद्धि देखी गई। अर्थात हरित क्रांति के समय सबसे अधिक नुकसान तिलहन की फसलों को हुआ। हरित क्रांति में क्षेत्रीय असमानता भी देखी गई। योजना अवकाश की समय अवधि क्या थी? 1966 से 1969 तक। इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनाई गई और हर योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश को बनाने का पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से 1974 के बीच में रही। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना था। इस पंचवर्षीय योजना के तहत आयात और निर्यात करने के नियमों को निर्धारित किया गया तथा सूखा बचाव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। 1974 में भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। यह पहला अवसर था जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण दिया था। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1969 से 1974 के बीच में लागू रही। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए विकास केंद्र उपगम की शुरुआत की गई। अर्थात विकास को निर्धारित करने वाले मानकों को बनाया गया, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया। इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा, आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। तीसरा, इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना असफल रही और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर ही हासिल कर सकी। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 1979 तक लागू रही। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। ये ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे समय से 1 वर्ष पहले यानी 1978 में ही समाप्त किया गया। अर्थात यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों की थी। 1978 में ही अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान लागू किया गया 1978 में। अनवरत योजना के प्रतिपादक गुन्नार मिडल थे। ये योजना आयोग के विशेष आर्थिक सलाहकार थे। रोलिंग प्लान की योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े देशों के लिए अपनाई जाती है। इस प्लान को लागू करने के लिए जनता पार्टी सरकार ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहल की थी। इस योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके बाद उद्योग और कारखानों को वरीयता दी गई। कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी, जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। इस योजना का ड्राफ्ट
डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था। रोलिंग प्लान मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था और इसके साथ एक वार्षिक प्लान बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक लागू रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी के मानकों को निर्धारित करना था। गरीबी के मानक का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया गया था। इसमें योजना आयोग में शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी का मानक 2100 कैलोरी भोजन माना, जिससे इससे कम भोजन प्राप्त हुआ उसे गरीबी रेखा के नीचे रखा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह मानक 2400 कैलोरी माना गया। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण बेरोजगार उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया गया तथा अनेक रोजगार से संबंधित योजना संचालित की गई। तो इस योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो इस योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए, राशन की दुकानें बंद कर दी गई थीं, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और देश ने महंगाई अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरू के समाजवाद का अंत हो गया। इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक 1982 की स्थापना हुई। यह योजना बहुत सफल हुई थी। इसका विकास लक्ष्य 5.2% था, लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई। जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में इसी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। 1985 में दक्षिण एशियाई देशों में सार्क संगठन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को आपसी सहयोग प्रदान करना था। इन सार्क देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत शामिल हैं। ये देशों को याद करने की जो ट्रिक है वो अपने MBBS भारत में, अपने MBBS भारत में, अर्थात अपने का मतलब हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। इसकी स्थापना बांग्लादेश ढाका में की गई। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क संगठन ने अपने सहयोगी देशों की मदद से विभिन्न निकायों की स्थापनाएं की हैं। ये निकाय अति महत्वपूर्ण थे। तो इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्यों में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर शामिल थे। इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली। इसका विकास लक्ष्य 5.0% था, लेकिन इसने 6.0% की वृद्धि दर हासिल की थी। वार्षिक योजनाएं। केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी। इस कारण 1990, 1991 और 1991 से 1992 में 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गईं। इसके बाद में आपकी
8वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि 1992 से 1997 तक रही। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप प्रणब मुखर्जी जी ने तैयार किया था। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में समाप्त हो गई थी और 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई। इसके बीच का समय राजनीतिक अस्थिरता के कारण जाना गया। इस समय राजनीतिक उथल पुथल से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, जिससे भुगतान संतुलन असंतुलन की स्थिति में आ गया और इसे ठीक करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन अभी तक 3 बार हो चुका है। पहला 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में। तो 1991 में ये अवमूल्यन 3 बार किया गया। पहला 1 जुलाई 1991 को, जिसमें 8.5% की दर थी। दूसरा 3 जुलाई 1991 और तीसरा आपका 15 जुलाई 1991 को आसपास किया गया। यह पहला चरण था जब एक समय में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। इसी के अंतर्गत 1991 में ही नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इनमें अर्थव्यवस्था के 3 बिंदु निर्धारित किए गए थे, जिनमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण शामिल थे। उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक नियमों को सरल बनाया गया। इसमें उद्योगों को स्थापित करने की सेवा शर्तों को कम कर दिया गया तथा लाइसेंसिंग प्रणाली के नियमों को सरल बनाया गया। निजीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर के कार्य सौंपे गए। वैश्वीकरण के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? 1992 से 1997 तक। इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी, अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG मॉडल की शुरुआत हुई थी। यह योजना सफल रही थी। इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था, लेकिन इसने 6.8% के वार्षिक दर वृद्धि हासिल की थी। इसी के बाद में आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका समय 1997 से 2002 के बीच में रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास निर्धारित किया गया। इसमें जीवन स्तर में सुधार के लिए 4 बातों को बताया गया: रोजगार में वृद्धि, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, आत्मनिर्भरता पर जोर देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। इस योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 1997 से 2002 तक थी। इस योजना का मुख्य फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था। इसे भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। इसी के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका समय 2002 से 2007 निर्धारित किया गया। इसमें गरीबी में कमी लाने का उद्देश्य निर्धारित किया गया और बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 86 संविधान संशोधन सन 2002 को व्यवहारिक रूप दिया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत सन 2002 में भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई। यह रिपोर्ट UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? 2002 से 2007। इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। इस योजना में 8.0 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 2007 से 2012 तक है, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक रही थी।
12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र संपोषणी और आर्थिक समावेशी विकास। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी 8% की वृद्धि निर्धारित की गई। जीडीपी में 8% की दर में कृषि क्षेत्र 4% की वृद्धि, उद्योगों में 9.6% की वृद्धि और हासिल की गई थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही। यह योजना श्री रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास था। इस योजना में 8.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। यह योजना श्री रंगराजन द्वारा तैयार की गई थी। इसकी मुख्य जो उद्देश्य था वो तेज, अधिक समावेशी, सतत विकास था। इस योजना में 8% की विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्धि दर हासिल की जा सकी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य भी थे गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना, 0 से 3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना, वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी के 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना, देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाती है। इसके बाद में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं पर रोक लगा दी, ये कहें कि बंद कर दी। तो ये आपका पूरा पंचवर्षीय योजना का पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।